Assalamu alaikum students. Today we are going to start the online classes and the chapter is the same we were studying in classroom, that was relation and functions. तो अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या सीखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने देखा कि रिलेशन क्या होता है और उसके क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। अब हम शुरू करने जाते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस का ये पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन, विच इज़ फंक्शन में हम इसमें डेफिनेशन देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो फंक्शन हम किसको कहते हैं? सो द टॉपिक इज फंक्शंस एंड फंक्शन इज ए रिलेशन, इट्स अ टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन द टू सेट्स in which every element of first set is related to a unique element of second set. यानी फंक्शन क्या होता है? फंक्शन दो सेट के बीच में एक रिलेशन ही होती है। इट्स ए टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें पहले सेट के सारे एलिमेंट्स रिलेट होंगे दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट के साथ। या हम ये भी कह सकते हैं ये एक रूल या मैपिंग है बिटवीन टू सेट्स। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे एक सेट बना लिया, दिस इज सेट ए, और ये दूसरा सेट में बना रहा हूँ सेट बी। तो अगर आप देखेंगे सेट ए और सेट बी में, इसमें सेट ए के एलिमेंट्स अगर हम रखेंगे x1, x2, x3, और सेट बी के एलिमेंट्स जो है दैट इज y1, y2, y3। तो अगर आप सेट रिलेशन देखेंगे, x1 और x1 y1 रिलेटेड है, x1 इज रिलेटेड टू y1, x2 रिलेटेड टू y2 में बना रहा हूं, और x3 रिलेटेड टू y3। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो रिलेटेड है किसके साथ? एक ही एलिमेंट के साथ। तो x1 y1 के साथ रिलेटेड, x2 y2 के साथ रिलेटेड, x3 y3 के साथ रिलेटेड। तो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन कहलाएगी। क्यों फंक्शन है? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है और किसके साथ? यूनिक एलिमेंट के साथ। तो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, तो इसको हम फंक्शन कहलाते हैं। तो दिस रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड ए फंक्शन। लेकिन अगर मैं दूसरी एग्जांपल यहाँ पे ले लूँ, सेकेंड एग्जांपल लाइक दिस, इफ दिस इज सेट ए और यहाँ पे एक सेट बी बना लेते हैं, इसमें x1, x2 और यहाँ y1 एलिमेंट है एंड y2 एलिमेंट है। x1 रिलेटेड टू y1, x2 रिलेटेड टू y2 एंड वन मोर एलिमेंट इज x3 विच इज नॉट रिलेटेड। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेटेड है तो ये रिलेशन कहलाएगी। लेकिन क्या सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है? नहीं, सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं है, क्योंकि x3 इज नॉट रिलेटेड एट ऑल। तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, इसको सिर्फ हम क्या कहेंगे? इट इज ओनली द रिलेशन। तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन हम कहते हैं सिर्फ वही रिलेशन जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट होंगे एंड विद ए यूनिक एलिमेंट। सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेट होने चाहिए विद ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। तो आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। मैं यहाँ पे डिक्टेट कर लेता हूँ, फंक्शन की डेफिनेशन आप लिख लीजिए। फंक्शन इज अ रूल और मैपिंग बिटवीन टू सेट्स एंड इज डिफाइंड एज a type of relation between the two sets in which every element of first set is related to a unique element in second set. क्या लिखा? In which every element of first set is related to a unique element of second set. Then you can write function from set A to set B is denoted by, function from set A to set B is denoted by, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ये हम डिफाइन करते हैं फंक्शन ऐसे। देन राइट डाउन एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो पहली एग्जाम्पल आप ये बनाएंगे कि ये मैंने एक रिलेशन दिखाई सेट ए से सेट बी तक, लेकिन इसमें सारे एलिमेंट्स यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। और दूसरी रिलेशन मैंने यहाँ पे दिखाई सेट ए और सेट बी के बीच में, इसमें सारे एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं है क्योंकि x3 इज नॉट रिलेटेड, इसलिए ये फंक्शन कहलाएगा। लेकिन ये क्या है? इट्स ए रिलेशन। इसको नीचे लिखोगे आप
इट्स नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। एक और चीज, अगर यहां इसका फंक्शन का हम क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर अगर हम इसके लिखेंगे, इसके ऑर्डर्ड पेयर्स देखो क्या आएंगे फंक्शन के। मैं ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिख सकता हूं, x1 y1 के साथ रिलेटेड, x1 इज रिलेटेड टू y1, ठीक है, और x2 y2 के साथ रिलेटेड, और यहां पे x3 जो है वो y3 के साथ रिलेटेड है। तो यानी सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। लेकिन यहां पे अगर बनाएंगे x1 y1 के साथ रिलेटेड, x2 y2 के साथ रिलेटेड, x3 रिलेटेड नहीं है। तो आप देखो दूसरा, ये होगी 2 एग्जांपल्स, ये लिख लेना। देन थर्ड एग्जांपल, अनदर एग्जांपल मैं ऐसे बना सकता हूं, लेट इट बी सेट ए, दिस इज सेट बी, यहां पे एलिमेंट है x1 x2, यहां पे एलिमेंट है y1 y2, तो x1 रिलेटेड टू y1, x2 रिलेटेड टू y1, क्या ये फंक्शन होगा? तो अब ध्यान से देखो, इज इट फंक्शन? पहली बात, सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है कि नहीं? सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है, और हर कोई एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। x1 और x2, x1 भी y1 के साथ रिलेटेड, x2 भी y1 के साथ रिलेटेड, तो ये फंक्शन कहलाएगा, दिस इज अ फंक्शन, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है और सिर्फ किसके साथ? एक ही एलिमेंट के साथ, तो ये भी फंक्शन है। अनदर एग्जांपल अगर मैं बना लूं, फोर्थ एग्जांपल, तो देखो अनदर एग्जांपल, x1 x2, दिस इज y1 y2, x1 related to y1, x1 is also related to y2 and x2 related to y2, क्या ये फंक्शन होगा? तो आप इसको ध्यान से देख लो, इज इट अ फंक्शन? यहां पे अगर आप देखेंगे x1 2 के साथ रिलेटेड है, x1 इज रिलेटेड टू 2 एलिमेंट्स, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि हर कोई एलिमेंट तो रिलेटेड है, लेकिन हर कोई एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। सो ये तो फंक्शन है। इसका ऑर्डर्ड पेयर अगर हम बनाएं, ऑर्डर्ड पेयर ऐसे आ जाएगा, x1 इज रिलेटेड टू y1, ठीक है, और x2 इज रिलेटेड टू y1, ये आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। तो इसमें अगर आप देखोगे ये फंक्शन है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। लेकिन अगर आप इसका देखेंगे, ये फंक्शन नहीं है, दिस इज ओनली ए रिलेशन, इसको हम रिलेशन कह सकते हैं, दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो रिलेशन क्या होगी इसमें? अगर मैं रिलेशन बनाऊं, x1 रिलेटेड है y1 के साथ, लेकिन x1 y2 के साथ भी रिलेटेड है, तो x1 जो है वो y2 के साथ रिलेटेड है, और x2 y2 के साथ रिलेटेड है, यानी दिस इज नॉट ए फंक्शन। ये सिर्फ क्या होगी? रिलेशन। रीजन क्या लिखोगे आप? इट्स नॉट ए फंक्शन, इसको रीजन लिखेंगे, नॉट ए फंक्शन। सो व्हाट इज द रीजन? ये इसलिए फंक्शन नहीं है बिकॉज रीजन क्या है? एज x1 इज रिलेटेड टू 2 एलिमेंट्स, x1 इज रिलेटेड टू 2 एलिमेंट्स, इसीलिए इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या डिफाइन कैसे करते हैं फंक्शन? मैंने बताया फंक्शन एक रूल है या मैपिंग है बिटवीन 2 सेट्स, है ना, रूल। ये दिस इज अ मैपिंग बिटवीन 2 सेट्स, जिसमें हर एक एलिमेंट पहले सेट का रिलेट होना चाहिए यूनिक एलिमेंट दूसरे सेट के साथ, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। तो ये आप चारों एग्जाम्पल्स जो मैंने 2 दिखाई और उसके बाद ये 2, ये चारों एग्जाम्पल्स आप लिख लेना फंक्शन की। और ये क्या है? ये जो मैंने दिखा रहा हूँ ये वेन डायग्राम है, जो आप सेट्स में पढ़ चुके हो। वेन डायग्राम या तो सर्कल से दिखाते हैं या इलिप्स से दिखाते हैं, दिस इज अ वेन डायग्राम, ये हमने रिलेशन में भी दिखाया था। सो फंक्शन हम यही कहते हैं कि फंक्शन इज अ रूल और मैपिंग बिटवीन 2 सेट्स एंड इज डिफाइंड एज a type of relation in which every element of first set is related to a unique element in second set। तो ये हो गया फंक्शन की डेफिनेशन।
अच्छा, ये चीज़ अगर आप देखोगे जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिखाई थी यहाँ, इसमें हर कोई एलिमेंट रिलेटेड था यूनिक एलिमेंट के साथ, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इट्स नॉट ए फंक्शन। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप रीज़न लिखेंगे इट्स नॉट ए फंक्शन, एज रीज़न यहाँ लिखोगे एज x3 इज नॉट रिलेटेड, क्योंकि x3 जो है वो रिलेटेड नहीं है, इज नॉट रिलेटेड, x3 इज नॉट रिलेटेड। और जो दूसरा हमने देखा था ये वाली एग्जांपल, इस एग्जांपल में मैंने लिखा था इसमें हमने दूसरी एग्जांपल में मैंने क्या बताया था कि उसमें एक एलिमेंट दो के साथ रिलेटेड था। अब ये फिफ्थ एग्जांपल में एक दिखाता हूं आपको, इसकी बात करते हैं। दिस इज सेट ए एंड सेट बी। तो अब देखिए x1 जो है y1, यहाँ पे मैं x2 ले रहा हूँ, x1 रिलेटेड टू y1, x2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू y1 एंड हियर इट इज x3 दैट्स ऑल्सो रिलेटेड टू y1। क्या ये फंक्शन होगा? क्या सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है? हाँ, सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है। दो चीज़ें देखनी होती है, क्या क्या, कि सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है कि नहीं, और दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि हर कोई एलिमेंट जो भी है क्या वो एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। हाँ जी, वो एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, इसलिए ये फंक्शन है, क्योंकि x1 भी y1 के साथ रिलेटेड, x2 भी y1 के साथ, x3 भी y1 के साथ, सो इसको हम फंक्शन कहते हैं। तो ये था पहला टॉपिक, दैट इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब हम दूसरा शुरू करते हैं, दैट इज अच्छा, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक टॉपिक हम देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जनरल एग्जाम्पल एक, उसके बाद मैं रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ। सपोज मेरे पास एक सेट है, सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है, और दूसरा है सेट बी के एलिमेंट्स है 2 3 4 5, ये सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स। तो मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और रिलेशन कैसी है, मैं लिखता हूँ रिलेशन इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट, एक ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1। और इसमें क्या लेंगे हम, जो x है, x belongs to set A and y belongs to set B। ये हमारे पास एक रिलेशन मैंने दिखाई। हम जरा चेक करते हैं क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। लेट मी चेक, हम क्या देखेंगे, क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं। तो इसमें मैं क्या करता हूं, हमें देखना है y शुड बी इक्वल टू x प्लस 1। सबसे पहले इसका ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं, कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो देखो x क्या है, x सेट A का एलिमेंट है, तो हम अगर 1 रहेंगे सेट A का एलिमेंट, यानी x का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, y का वैल्यू कितना आएगा 2, तो यानी 1 2 के साथ रिलेटेड, यानी इस 1 2 के साथ रिलेटेड। इसी तरह अगर मैं x का वैल्यू, हमने x का वैल्यू A रखना है, यानी सेट A के एलिमेंट्स, अगर मैं x का वैल्यू 2 रखूँगा तो y का एलिमेंट क्या आ जाएगा, 2 + 1 3, वो सेट B का एलिमेंट है। इसी तरह अगर x का एलिमेंट 3 रखेंगे x का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है रिलेशन का। तो अगर हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं, तो वेन डायग्राम से आपको पता चलेगा इज इट फंक्शन और नॉट। ये सेट A है और ये सेट B है। तो सेट A के एलिमेंट्स मैंने लिए 1 2 और 3, सेट B के एलिमेंट्स मैं ले रहा हूँ 2 3 4 और 5। तो देख लो 1 किसके साथ रिलेटेड, 2 के साथ रिलेटेड, तो 1 इज रिलेटेड टू 2, राइट। 2 किसके साथ रिलेटेड, 3 के साथ रिलेटेड, और 3 किसके साथ रिलेटेड, 4 के साथ रिलेटेड। तो क्या ये फंक्शन है? हाँ, दिस इज अ फंक्शन। तो ये रिलेशन जो है इट इज़ अ फंक्शन। तो हम कह सकते हैं यहाँ इट इज़ अ फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगी। ये जनरली एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने बताई, मैंने पहले रिलेशन डिफाइन किया और रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर आया ये, तो सच ए रिलेशन इज ए फंक्शन, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है, और कितने एलिमेंट के साथ, एक ही एलिमेंट के साथ, क्योंकि 1 भी 2 के साथ रिलेटेड, 2 भी 3 के साथ, 3 भी 4 के साथ। और एक बात आप देख लो,
सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है। अगर मैं 1 को 4 के साथ भी रिलेटेड करा था, अगर मैं यहाँ 1 को किसके साथ रिलेट करा था, 4 के साथ भी ऐसे, तो ये फंक्शन नहीं कहलाता। यानी अगर मैं यहाँ पे और एक ऑर्डर्ड पेयर लिख लूँ 1,4, तो ये फंक्शन नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो 2 के साथ रिलेटेड हो। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन में जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, फंक्शन में जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, उसमें पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, उसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 2 से रिलेटेड है, उसके बाद 1 फिर से किसी और के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये हमने एग्जाम्पल एक देखी फंक्शन की। तो इसके बाद अगर मैं ऐसे बताऊं आपको, जो रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन का, अगर मैं यहाँ पे लिखूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन, यानी आप फंक्शन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला जो आता है फर्स्ट फॉर्म, जो हमने पहले ही देखा, उसको कहते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इज कार्टेशियन फॉर्म। फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कार्टेशियन फॉर्म। इसमें 2 आते हैं, एक तो इसमें आता है, फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, जो आपने इससे पहले ही देखा। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे ना रिलेशन में हमने पढ़ा था कि फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन रिलेशन की क्या क्या है, वैसे ही फंक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें पहली रिप्रेजेंटेशन आती है दैट इज कार्टेशियन फॉर्म। उसमें एक रोस्टर फॉर्म है और दूसरा क्या है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में आपको पता है कि हम एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। जैसे इससे पहले हमने जो फंक्शन देखा था, उसमें एक फंक्शन अगर मैं ऐसे दिखाऊं, फंक्शन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ऐसे लिख लेते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर्स जो आए थे, 1 2 से रिलेटेड था, फिर 2 3 से रिलेटेड था एंड 3 4 से रिलेटेड था। तो ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगी फंक्शन की। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे ही फंक्शन लेंगे सेट ए टू सेट बी से, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें एक ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट करेंगे जनरली x कामा y से, सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1। एंड व्हाट इज y एंड व्हाट इज x, वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है जो पहला था। तो आप अगर लिखना चाहेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, सिंपली आप लिख सकते हैं फर्स्ट रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं इन दिस फॉर्म, यू कैन राइट, रोस्टर फॉर्म में आप लिखेंगे इन दिस फॉर्म a function is represented by set of ordered pairs. A function is represented by set of ordered pairs in which every element in which first element of each ordered pair belongs to first set and second element of each ordered pair belongs to second set, and every element of set A is related to unique element in set B. ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में इन दिस form the function is represented as ordered pairs, in which function is represented by an ordered pair like this। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कैसे मैंने ऑर्डर्ड पेयर बनाया। तो ये है कार्टेशियन फॉर्म, ये थी पहली रिप्रेजेंटेशन विच इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा, दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेकेंड रिप्रेजेंटेशन इज यूजिंग वेन डायग्राम। जो इससे पहले ही हमने पढ़ा कि हम वेन डायग्राम से भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम में क्या करते हैं, यही चीज़ हम देखेंगे सेट ए और सेट बी, इसी की वेन डायग्राम जो मैंने पहले एग्जांपल बताई थी। इसमें अगर एलिमेंट्स में ले रहा हूँ 1 2 और 3, और इसमें एलिमेंट्स ले रहे हैं 2 3 4 5, तो 1 2 से रिलेटेड था, 2 3 से रिलेटेड था, 3 4 से रिलेटेड। सो दिस बिकम्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये सेकंड रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय यूजिंग वेन डायग्राम। सो यू कैन राइट इन दिस फॉर्म a function is represented by an arrow diagram between the two sets, set A and set B, in which every element of set A is related to unique element in set B. This is called Venn diagram. उसके बाद जो तीसरा रिप्रेजेंटेशन है
दैट्स कॉल्ड मैथमेटिकल इक्वेशन, यूजिंग ए मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या करना है? मैथमेटिकल इक्वेशन जो मैंने अभी बताई थी, सेट ए और सेट बी के साथ मैंने जो ऑर्डर्ड पेयर लिया था एक्स कामा वाई, उनके बीच में मैंने रिलेशन क्या दिखाई थी? मैंने रिलेशन बताई थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। और ये किसके बीच में है? ये दो वेरिएबल्स के बीच में मैंने इक्वेशन दिखाई, जिसमें फर्स्ट वेरिएबल ये जो x है, इसको ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो दूसरा वेरिएबल है सेट बी, ये y, इसको कहेंगे इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों? क्योंकि x का वैल्यू अगर आप चेंज करेंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, तो y का वैल्यू चेंज हो जाता है। दैट मीन्स y डिपेंड्स अपॉन x। तो यू कैन राइट मैथमेटिकल इक्वेशन में इन दिस फॉर्म फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग ए मैथमेटिकल इक्वेशन between independent variable x and dependent variable y। जैसे ये एग्जाम्पल है y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है, दिस इज मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म। तो पहली फॉर्म हमने देखी कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म आता है। दूसरी हमने देखा कि हम वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को। और तीसरी है दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल इक्वेशन। और यहीं पे एक और चीज़ हम दिखा सकते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल फॉर्म। यानी आप ग्राफिकली फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली अगर हमें फंक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा तो ये ग्राफ कैसे बनाते हैं हम फंक्शन का? तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी फंक्शन, जो फंक्शन हमारे पास है उस फंक्शन का नाम y से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी फंक्शन होगा उसका नाम हम क्या रखते हैं? y। फिर हम y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे मैं यही एग्जांपल आपको बताऊं कि हमने जो एग्जांपल यहाँ पे दिखाई थी, कौन सी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, दैट वाज y इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये मैंने एक इक्वेशन ली थी y इक्वल टू एक्स प्लस वन। अगर मैं इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करूँ तो क्योंकि ये फंक्शन था, ये फंक्शन कैसे है? बिकॉज y यहाँ पे x पे डिपेंड करता है, x के वैल्यू चेंज करने से y के वैल्यू चेंज होते हैं। तो हम ये कहते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। जब भी आप देखेंगे कोई वेरिएबल किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो आप ये कह सकते हैं वो वेरिएबल उसका फंक्शन होगा। जैसे y अगर x पे डिपेंड करता है हम कहते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। हाँ, लेकिन अगर मैं 1 को यहाँ ले लूँ, लेट इट बी, मैं लिखूंगा y माइनस वन इक्वल टू एक्स, तो उस टाइम आप कह सकते हैं x इज फंक्शन ऑफ y। यानी इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं x इज फंक्शन ऑफ y। तो यहाँ पे x किसके वैल्यूज होंगे? वही वैल्यूज जो सेट A के हैं, और y कौन से वैल्यूज होंगे? जो सेट B के हैं। तो इनके बीच में मैंने ये रिलेशन दिखाई, और रिलेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे, हम इसके एक वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे आप 10th में यूज करते थे ग्राफ x और y के बीच में। आप x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे y का वैल्यू आ जाएगा 1, अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 2, x अगर 2 रखेंगे y का वैल्यू आ जाएगा 3, x अगर -1 रखेंगे y विल बी 0, x अगर -2 रखेंगे y विल बी -1। तो ये अगर हम प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है? तो देखो, हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन लेंगे, यानी एक y एक्सिस लेंगे और x एक्सिस, लेट इट बी x एक्सिस x डैश और y एक्सिस है y डैश। तो क्या करना है, पहला पॉइंट जो है 0,1 है, x 0, x यहां पे 0 होगा। तो देखो x यहां पे मैं 0 ले रहा हूं और y 1, तो x 0 y 1, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, दिस इज x 0 y 1। और एक पॉइंट x 1 y 2, तो x यहां पे 1 होगा और y 2, तो y यहां पे आएगा पॉइंट, दैट्स y 2। इसी तरह x 2 y 3, x 2 और y 3 यहाँ पे आ जाएगा। सेम x -1 y 0, तो x -1 यहाँ पे है तो y 0। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करूँ या ज्वाइन करूँ इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो दिस इज ग्राफिकल फॉर्म ऑफ ए फंक्शन। हमने क्या किया, हमने एक ग्राफ बनाया, किसके बीच में? y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में। हमने पॉइंट्स हमने ले लिए, y और x के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया, और वो ग्राफ कैसा आया? दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इस लाइन की इक्वेशन आएगी y इक्वल टू एक्स प्लस वन।
ये आपने 10th में भी देखा था दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ लाइन। ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल फॉर्म। हम आगे देखेंगे बहुत सारे फंक्शंस के ग्राफ्स हमें देखने हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आएंगे, उनके हमें ग्राफ्स प्लॉट करने हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई। ग्राफिकल फॉर्म भी हम पढ़ रहे थे। ग्राफिकल फॉर्म में मैंने आपको बताया कि हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई और एक्स के बीच में ग्राफ बनाना है और रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन। तो ये फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो आता है दैट इज कॉल्ड डोमेन, जो एग्जैक्टली रिलेशन में भी आपने देखा था। डोमेन, किसी फंक्शन का डोमेन। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक था दैट इज डोमेन। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहते हैं विच इज कॉल्ड रेंज, डोमेन रेंज। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है, फिलहाल हम ये तीन कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं। वन इज डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो रिलेशन में हमने देखा था डोमेन किसको बोलते हैं? इट इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। वैसे ही फंक्शन में भी हम डिफाइन करते हैं। अगर मैं एक सेट बनाता हूं, यहां डायग्राम ऐसे बनाता हूं मैं, सेट ए और सेट बी। अगर यहां से हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, लेट इट बी, यहां मैंने इससे पहले जो एग्जांपल ली थी 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4, 5, 6 और 7 एलिमेंट्स हैं। या एक काम करते हैं, देखिए नेक्स्ट एलिमेंट में ले रहा हूं यहां 2, 3, 4 और 5 एलिमेंट्स। तो 1 किसके साथ रिलेटेड है? 2 के साथ, क्योंकि मैं यहां पे कौन सा फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं जिसमें y इज इक्वल टू x प्लस 1 है। एंड ये जो सेट A है ये x से रिप्रेजेंट हो रही है एलिमेंट्स, और ये y से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो 2 3 के साथ रिलेटेड है और 3 4 के साथ रिलेटेड। तो ये हमने फंक्शन बनाया सेट A और सेट B के बीच। तो अगर मैं आपको बताऊं ऑर्डर्ड पेयर, इस फंक्शन का ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? दिस इज फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। और किसके बराबर होगा ये फंक्शन? इसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या आएंगे? 1 2 से रिलेटेड, राइट, 2 3 के साथ रिलेटेड, 2 3 के साथ रिलेटेड और 3 4 के साथ रिलेटेड। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। तो हम डोमेन कहते हैं, डोमेन इज डिफाइंड एज, डोमेन हम कहते हैं सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन में जो ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स हैं उन्हीं का सेट कहलाता है ऑर्डर, दिस डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो यहां पे डोमेन क्या आएगी? अगर मैं एग्जांपल में डोमेन लिखूं, यहां डोमेन हम डीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डोमेन आ जाएगी सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 और 3। दिस इज डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन हम कहते हैं इट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन के फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, दैट्स कॉल्ड डोमेन। रेंज किसको कहते हैं? रेंज हम डिफाइन करते हैं सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। तो इसमें अगर रेंज निकालना हो तो वो हम लिखेंगे, रेंज क्या आता है? रेंज इज 2 3 और 4, ये है रेंज। एंड व्हाट अबाउट कोडोमेन? अगर कोडोमेन देखना है, देखिए कोडोमेन, कोडोमेन हमने कैसे डिफाइन किया था? अगर कोई फंक्शन हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम सेट A टू सेट B, देन द एंटायर सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो ये टॉपिक ऑलरेडी नॉन स्कूल गोइंग ने पढ़ा है, स्कूल गोइंग वालों को मिस हुआ था, इसलिए मैं नए से पढ़ा रहा हूं। स्कूल गोइंग स्टूडेंट जो राजबाग में है उनको मिस हुआ था, तो इसलिए मैं इनको ये नए से पढ़ा रहा हूं फंक्शन। ठीक है, तो बी पेशेंट, नेक्स्ट लेक्चर आपका नया टॉपिक हो जाएगा स्टार्ट नॉन स्कूल गोइंग के लिए भी। तो डोमेन हम कहते हैं इट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फंक्शन, एंड रेंज इज डिफाइंड एज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फंक्शन। ये हो गया रेंज ऑफ फंक्शन। एंड कोडोमेन, कोडोमेन किसको कहेंगे? अगर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम सेट A टू सेट B,
then the entire set B is called codomain of the function. इस B सेट को ही कोडोमेन कहते हैं. This is called कोडोमेन. ठीक है. अच्छा, फंक्शन डोमेन की और एक डेफिनेशन मैं बताता हूं. डोमेन हम किसको कहते हैं? डोमेन इज ऑल्सो डिफाइंड एज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड. क्योंकि हम जब फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, वो हम डिफाइन करते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ x, कोई फंक्शन मैथमेटिकली. क्योंकि हमारे पास होता है y इक्वल टू x प्लस 1, y इक्वल टू 2x प्लस 3, कुछ भी होगा तो y जो है वो x पे डिपेंड करता है, इसलिए हम नाम देते हैं इसको y इक्वल टू एफ ऑफ x. मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं. तो अगर y इक्वल टू एफ ऑफ x फंक्शन है तो हम डिफाइन करते हैं डोमेन इस x के वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x के कितने वैल्यूज होंगे उनका सेट, वो कौन से वैल्यू जिस पे ये फंक्शन डिफाइन होगा. हम कहते हैं सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन. उसको कहा जाता है डोमेन. यानी x के वो वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइन है. तो मैं आपको क्लियर करता हूं यहां पे उसका मतलब क्या है. देखिए उसका मतलब क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं कि डोमेन कैसे होता है. सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर व्हिच फंक्शन इज डिफाइंड. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पहली एग्जांपल बताऊं, देखिए फर्स्ट एग्जांपल यहां पे मैं ले रहा हूं ऐसे. अगर मेरे पास एक फंक्शन है, मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स का मतलब ही हुआ जब मैं लिखूंगा ना एफ ऑफ एक्स कभी, इट मींस कि ये y का वैल्यू है. क्योंकि फंक्शन का वैल्यू मतलब y का वैल्यू, क्योंकि ये x के वैल्यूज होते हैं और फंक्शन के वैल्यूज ये आते हैं y इक्वल टू x प्लस 1. हम इसको ये भी लिख सकते हैं, दिस इज y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं. तो देखो अगर मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया ऐसे y इक्वल टू एफ ऑफ x, कोई फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं, लेट इट बी इट इज x प्लस 2, ये मैंने एक फंक्शन लिखा. ठीक है, दिस इज फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2. अगर मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसका डोमेन निकालना है. तो डोमेन क्या है? डोमेन तो हो गया ऑर्डर्ड पेयर. अगर ऑर्डर्ड पेयर दिए होंगे तो आप आराम से बता सकते हो कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वही फंक्शन है, वो ना वही डोमेन है, फर्स्ट एलिमेंट का सेट. लेकिन हमेशा फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर नहीं पता होंगे, ऐसे भी कभी फंक्शन दिया होगा, दिस इज द फंक्शन y इक्वल टू x प्लस 2. तो हम कहते हैं डोमेन होता है सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x के वैल्यूज यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यूज, उनका सेट जिस पे फंक्शन डिफाइन हो. तो आप मुझे बताओ ये जो y इक्वल टू x प्लस 2 है, मैं अगर x की जगह यहां 1 सब्स्टिट्यूट करूं, y का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 3. अगर x 2 दे दूं, y का वैल्यू 4. अगर x माइनस 1 देंगे, y का वैल्यू 1. अगर x 0 देंगे, y का वैल्यू 2. यानी अगर x 1.5 देंगे, y का वैल्यू 3.5. यानी हर x के वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा. इसका मतलब ये है ना कि सारे x के वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन है ना, सारे वैल्यूज के लिए, क्योंकि जितने भी आप x के वैल्यूज यहां पुट करोगे फंक्शन का वैल्यू डिफाइन होगा, y का वैल्यू मिल जाएगा. तो इसकी डोमेन होगी, इसकी डोमेन हम कहेंगे डोमेन विल बी ऑल रियल वैल्यूज. डोमेन क्या होता है? डोमेन x के वैल्यूज है. देखो है ना x के वैल्यूज. अगर आप सेट A की बात करेंगे, x के वैल्यूज 1 2 3, जितने भी x के वैल्यूज है वही डोमेन आए थे. तो डोमेन असल में सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड. तो यहां पे डोमेन क्या आया? सारे रियल वैल्यूज माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक, क्योंकि रियल वैल्यू यही होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. तो अगर मैं इसकी एग्जांपल ये बताऊं कि इसमें डोमेन क्या है, आपको देखना है x के कौन से वैल्यूज है जिसपे फंक्शन डिफाइन है, और वो कौन से वैल्यूज है, वो सारे रियल नंबर्स हैं. इसी तरह अगर मैं सेकंड एग्जांपल ले लूं, सपोज मैं ले रहा हूं y इक्वल टू एफ ऑफ x. y इक्वल टू एफ ऑफ x मतलब y फंक्शन ऑफ x है, y डिपेंड करता है x पे, और मैं ले रहा हूं ये 1/x. ये मैंने y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू 1/x ले लिया. तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करें, अगर इसका डोमेन निकालना है तो आपको ये देखना है क्या x के सारे वैल्यूज पे y डिफाइन होगा, कि कोई नंबर ऐसा है, कोई x का वैल्यू ऐसा है जिस पे ये y नॉट डिफाइंड आ जाएगा. है कोई वैल्यू? देखो अगर मैं x का वैल्यू यहां 1 पुट करूं, y का वैल्यू मिल जाएगा 1.5 2 -1 सब पे आएगा. लेकिन अगर मैंने x की जगह 0 पुट किया तो y क्या आएगा? 1/0 नॉट डिफाइंड. यानी 0 पे ये फंक्शन डिफाइन है ही नहीं, 0 पे y का वैल्यू नहीं मिलेगा. अगर आप वेन डायग्राम सोचोगे, मान लो इस केस के लिए अगर मैं यहां 0 रख लूं, ठीक है, अगर मैंने यहां 0 रखा तो क्या मुझे y का वैल्यू मिलेगा? नॉट डिफाइंड मिलेगा. इसका मतलब हुआ ना x के सारे वैल्यूज रिलेटेड नहीं है. जब
सेट ए के सारे वैल्यूज रिलेटेड नहीं होते तो हम कहते हैं ये फंक्शन नहीं है। सो इसका मतलब जीरो यहां पे नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहां पे जीरो नहीं आना चाहिए, यहां पे जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक। तो मैं यहां पे डोमेन क्या लिखूंगा, डोमेन होगा सारे रियल वैल्यूज एक्स के, सारे रियल वैल्यूज एक्स के, यानी एक्स के सारे वैल्यू दे सकते हैं लेकिन एक्सेप्ट जीरो, तो डोमेन सारे रियल वैल्यूज आएंगे एक्सेप्ट जीरो, तो इसको हम डोमेन कहते हैं। सो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, अब अभी तक कुछ नहीं लिखना, जस्ट राइट डाउन नाउ डोमेन की डेफिनेशन आप लिख लो। डोमेन हम डिफाइन करते हैं, डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज डिफाइंड एज, it is defined as set of second elements of each ordered pair of the function. In other words, domain is defined as set of values of variable x, set of values of variable x for which function f of x is defined. ठीक है, ये होगी दो डेफिनेशन। इसको हम ये भी कह सकते हैं, डेट इज सेट ऑफ, आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, डेट इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ, सेट ऑफ इनपुट्स टू द फंक्शन, सेट ऑफ परमिसिबल इनपुट्स टू द फंक्शन हम कहेंगे, सेट ऑफ परमिसिबल इनपुट्स टू द फंक्शन। देखो क्यों, क्योंकि x की वैल्यू जब हम पुट करते हैं ना तो हमें फंक्शन का वैल्यू मिल जाता है, तो x के वैल्यू हो गए इनपुट्स, फंक्शन के इनपुट्स। यहां पे इनपुट क्या है 1 2 3, और जो फंक्शन का वैल्यू मिला, y का वैल्यू जो मिला 2 3 4, ये हो गए आउटपुट्स। तो क्या लिखा आपने, डेट इज ब्रैकेट में, डेट इज सेट ऑफ परमिसिबल इनपुट टू द फंक्शन, इसको कहते हैं डोमेन। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, दिस इज एन एग्जांपल, ये पहली एग्जांपल ले लो, ये वाली, यू कैन राइट दिस एग्जांपल। ये पहली एग्जांपल बनाना, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया सेट a टू सेट b, फंक्शन इज फ्रॉम सेट a टू सेट b, तो फंक्शन इसके बराबर, सो देयरफॉर वी कैन राइट डोमेन किसके बराबर आएगा, डोमेन इज इक्वल टू, सिर्फ डोमेन लिखना है। सो व्हाट इज डोमेन हियर, डोमेन इज 1 2 3, तो डोमेन लिखोगे आप 1 2 3, देन राइट सेकंड एग्जांपल, ये समझ लो आप सेकंड एग्जांपल है, दिस इज सेकंड एग्जांपल और दिस इज थर्ड एग्जांपल। तो यहां पे डोमेन क्या आएगा, यानी x के वैल्यूज, यानी सारे रियल वैल्यूज माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, लेकिन इसके लिए डोमेन क्या आएगा, इसके लिए डोमेन आएगा r माइनस 0, इसके लिए डोमेन आएगा r माइनस 0। सो दिस इज डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये हमारी डेफिनेशन है और ये दो एग्जांपल्स मैंने बताई। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं डोमेन की, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दीस एग्जांपल्स। एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं, देखिए फोर्थ एग्जांपल, मैंने अगर एक फंक्शन बनाया y इक्वल टू f ऑफ x, एक फंक्शन है, लेकिन फंक्शन मैंने रखा रूट ऑफ x, मैंने फंक्शन रखा। अब आप ये सोचो x का क्या वैल्यू हो सकता है जिसपे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ढूंढना तो है वो वैल्यू जिसपे फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन हम अगर वो वैल्यूज हटा देंगे तो बताइए, चलो ठीक है ये देखते हैं डिफाइंड का मतलब क्या है। डिफाइंड का मतलब है 1/0 नहीं आना चाहिए, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। हाँ, जब स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नेगेटिव हुआ तो क्या बन जाएगा, वो इमेजिनरी बन जाएगा, है ना, वो इमेजिनरी बन जाएगा। तो अगर हम यहां पे देखें ये रूट x है, तो x के क्या वैल्यू हम दे सकते हैं, x के वैल्यू 0 भी दे सकते हैं, 1 भी, 1.5 भी, 2.5 भी, क्योंकि हर पॉजिटिव नंबर का रूट हमें मिल जाएगा। बट जैसे ही मैं x का वैल्यू -1 रखूंगा तो रूट ऑफ -1 इज इमेजिनरी। और ये जो हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं, रिलेशन फंक्शन, ये कैलकुलस का बेसिक है, इसमें हम कॉम्प्लेक्स डोमेन की बात नहीं करते, कॉम्प्लेक्स चीजों की बात नहीं करते, इमेजिनरी की बात नहीं करते। तो इसमें मैं कह सकता हूं कि इसकी जो डोमेन आएगी, डोमेन विल बी ऑल रियल वैल्यूज, नहीं सिर्फ कौन से वैल्यूज, -1 नहीं दे सकते, -2 भी नहीं, इवन नेगेटिव नंबर कोई नहीं दे सकते हम x की जगह, इसलिए इसकी डोमेन आएगी 0 टू इंफिनिटी। 0 भी दे सकते हैं बिकॉज रूट ऑफ 0 इज 0, 0 से लेकर इंफिनिटी तक इसकी डोमेन हो। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू इंफिनिटी। अच्छा, एक और एग्जांपल अगर मैं देखूं, y इक्वल टू, अगर मैं ऐसे लिखूं y इक्वल टू 1/√ऑफ x - 2, अगर मैं ये लिखूं तो ध्यान से देखिए, यहां पे दो चीजें हैं, यहां तो रेसिप्रोकल भी है और रूट भी है, यानी आपको ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है ना x - 2, ये 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर ये x - 2 0 बन गया तो 1/√0 बनेगा नॉट डिफाइंड, तो मतलब x - 2 0 नहीं रख सकते। क्या x - 2 क्या होना चाहिए हमेशा, यहां पे इसको डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, x - 2 होना चाहिए ना पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव,
क्योंकि रूट ऑफ नेगेटिव डिफाइन इमेजिनरी होता है, तो x माइनस टू पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो भी नहीं रख सकते। इसका मतलब अगर मैं इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करूं, मैं लिख सकता हूं x इज ग्रेटर देन 2, तो x का वैल्यू होना चाहिए 2 से ज्यादा। यानी ये चीज डिफाइन होने के लिए x माइनस 2 होना चाहिए इज ग्रेटर देन 0। इट मींस x शुड बी ग्रेटर देन 2। इसका मतलब डोमेन क्या आएगी, डोमेन विल बी इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, डोमेन विल बी इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, 2 से लेकर 2 से ग्रेटर सारे वैल्यूज। ये हम डिटेल में आगे और देखेंगे इस पे क्वेश्चंस डोमेन और रेंज में। फिलहाल मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाई कि डोमेन का मतलब क्या है। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन हम डिफाइन करते हैं सेट ऑफ दोज वैल्यूज, सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, या सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द फंक्शन। या हम कहते हैं डोमेन इज सेट ऑफ परमिसिबल इनपुट द फंक्शन। परमिसिबल क्यों, परमिसिबल का मतलब वो इनपुट्स जो फंक्शन ले सकता है। तो ये हो गया डोमेन। नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज रेंज। मैं आपको बता रहा हूं रेंज देखो किसको बोलते हैं। रेंज हम कहते हैं अगर डोमेन है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फंक्शन, तो रेंज इज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फंक्शन। सेकंड एलिमेंट जो है उन्हीं का सेट, वो क्या होता है, वो रेंज होता है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फंक्शन। या आप ये भी कह सकते हो, देखो अगर मैं वही डायग्राम ले लूं फिर से, पेन डायग्राम, ये सेट ए है और ये सेट बी है, या आप एग्जांपल लिख सकते हैं दिस इज अ फंक्शन f और 1 2 और 3 एलिमेंट्स, यहां से 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स, तो 1 2 से रिलेटेड, ठीक है, दिस इज here 2, यहाँ पे ये 2 है, 2 3 से के रिलेटेड और 3 4 के साथ रिलेटेड। तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा, अगर फंक्शन हम बनाएंगे, यहाँ फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे, 1 2 देन 2 3 और 3 4। ये वही है y इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ अगर मुझे रेंज लिखना है, सो व्हाट विल बी द रेंज, रेंज इज सेकंड एलिमेंट्स 2 3 और 4, सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। यानी रेंज एक्चुअली y के वैल्यूज है, बिकॉज ये y के वैल्यूज होते हैं, ये x के वैल्यूज। रेंज क्या है इसमें, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y व्हिच आर रिलेटेड टू x, यानी ये फंक्शन के वैल्यूज होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं ना, ये रेंज जो है इट इज सेट ऑफ आउटपुट, ये आउटपुट है फंक्शन का। या हम ये कह सकते हैं इट इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ फंक्शन फॉर द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x। x के वैल्यूज पे क्या वैल्यू आते हैं फंक्शन के, वही फंक्शन के वैल्यूज का सेट कहलाता है रेंज, उसको हम रेंज कहते हैं। तो मैं रेंज यहां पे लिखता हूं, सपोज आप लिख सकते हैं रेंज की डेफिनेशन, ये क्या राइट, रेंज ऑफ ए फंक्शन इज डिफाइंड एज सेट ऑफ second element, range of a function is defined as set of second elements of each ordered pair of function. In other words, range is the set of values of function for the particular value of its variable, set of values of function for the particular value of its variable. तो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल आप ये लिखेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखता हूं, सपोज मैंने एक फंक्शन अभी जो हमने लिखा था, फंक्शन इज इक्वल टू वाई इक्वल टू फंक्शन इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो अब इसमें डोमेन क्या थी, इसमें डोमेन थी ना सारे रियल वैल्यूज, सारे रियल वैल्यूज आर। तो आप जरा मुझे बताओ, अगर मैं यहां एक्स की जगह ये सारे रियल वैल्यू पुट करूं, मुझे वाई का वैल्यू भी क्या मिलेगा। जब मैं यहां 1 पुट कर रहा हूं वाई का वैल्यू 2 आ रहा है, जब 0 पुट कर रहा हूं वाई का वैल्यू 1 आ रहा है, जब -1 पुट कर रहा हूं वाई का वैल्यू 0 आ रहा है, जब -2 y का वैल्यू -1 आ रहा है, इवन 1.5। इसका मतलब रेंज भी क्या आ रहे हैं, सारे के सारे रियल वैल्यूज, सारे रियल वैल्यूज रेंज मिल रहे हैं। सो रेंज इज आल्सो सेट ऑफ रियल वैल्यूज। सेट ऑफ रियल कैसे लिखा जाता है, -∞ to ∞। हाँ सेम नहीं है, जो डोमेन और वही रेंज नहीं है, बट ये डिफरेंट वैल्यूज है। बट कौन से वैल्यूज हम लिखेंगे, सेट ऑफ रियल वैल्यूज। अच्छा, थर्ड एग्जांपल अगर मैं लिखूं, सपोज वी हैव y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 1/x, इसमें देखना है इसकी रेंज अगर लिखनी है, इसकी डोमेन क्या है। देखो रेंज आप तभी बता सकते हो जब रेंज डोमेन आपको पता हो, क्योंकि डोमेन इनपुट है, रेंज आउटपुट देगा। तो डोमेन यहां पे क्या आई थी, यहां पे डोमेन सारे रियल वैल्यूज थे एक्सेप्ट 0 कभी नहीं हुआ था, क्योंकि 0 अगर पुट किया तो ये नॉट डिफाइंड आएगा। बट व्हाट विल बी रेंज, रेंज हम डिफाइन करते हैं ऐसे RF से, रेंज क्या आएगा। तो अब देखो, अब जो भी वैल्यू यहां x की जगह पुट करोगे इसमें रियल -0,
देखो अगर 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा y का वैल्यू, 2 पुट करेंगे तो 0.5, 3 पुट करेंगे कुछ और, 4 पुट करेंगे 0.25 या -1 पुट करेंगे, यानी हर एक वैल्यू मिल रहा है, लेकिन एक चीज कभी नहीं मिलेगा, आप x का वैल्यू कुछ भी ट्राई करो लेकिन एक वैल्यू कभी नहीं आएगा, वो क्या है, वो 0 है। क्यों? क्योंकि पता है डिनोमिनेटर अगर ये 1/x है, इसको अगर 0 बनाना है उसके लिए आपको डिनोमिनेटर लार्जेस्ट रखना पड़ेगा, और लार्जेस्ट इंफिनिटी होता है, बट इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर लार्जेस्ट रखने से उसके बाद ये 0 बन जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी नंबर, कोई रैशनल नंबर है, अगर आप डिनोमिनेटर 100 रखते हैं, आंसर क्या आता है 0.01, अगर 1000 रखेंगे 0.001, जितना आप डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे उतना नंबर छोटा आएगा। तो जब मैं लार्जेस्ट डिनोमिनेटर रखूंगा, और वो लार्जेस्ट क्या है, इन्फिनिटी, पता ही नहीं क्या है, वो नॉट डिफाइंड है, अगर मैं लार्जेस्ट नंबर रखूंगा तो ही क्या वैल्यू आएगा, 0 आएगा। सो इट मींस इसकी रेंज जो आएगी सारे रियल वैल्यूज आएंगे लेकिन 0 कभी नहीं आएगा, यानी y का वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो ये 3 एग्जांपल्स आप लिख लोगे डोमेन और रेंज के, ठीक है। अनदर एग्जांपल अगर मैं ये ले लूं, फंक्शन जो है, जो इससे पहले हमने दिखा था, √x अगर हम लेंगे फंक्शन, इसकी डोमेन क्या थी, इसकी डोमेन सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स थे, यानी 0 से लेकर इंफिनिटी तक। जरा अगर मैं ये पुट करूं, इसमें x की जगह 0 पुट करूं, √0 0 आएगा, उसके बाद 1 पुट करूं, √1 1 आएगा, उसके बाद 2 तो आएगा 1.414, इसके बाद जितना भी हम ये पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं, हम फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब रेंज भी क्या होगी इसकी, जो इस √x की रेंज है वो है 0 to इंफिनिटी, लेकिन 0 इंक्लूड करना है, ठीक है। ये आपको पता है, ये ब्रैकेट सेट में पढ़ा होगा, दिस इज क्लोज इंटरवल, नॉन ब्रैकेट, इस सेमी क्लोज्ड है, सेमी क्लोज मतलब पहले क्लोज फिर ओपन, इसका मतलब है 0 इंक्लूड करना है, इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, इंफिनिटी तो डिफाइन नहीं है। सो ये था हमारे पास सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, दैट्स कॉल्ड रेंज। तो रेंज क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फंक्शन, या हम कहते हैं रेंज इज डिफाइंड एज द वैल्यूज ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ फंक्शन फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, या आप ये भी कहते हो दैट इज आउटपुट, सेट ऑफ आउटपुट्स ऑफ द फंक्शन। तो डेफिनेशन में लास्ट में ब्रैकेट में लिखना सेट ऑफ आउटपुट्स ऑफ द फंक्शन फॉर इट्स पर्टिकुलर इनपुट। तो इनपुट पे क्या आउटपुट आया, वही फंक्शन का आउटपुट जो होगा फंक्शन का वही वैल्यू आएगा, दैट्स कॉल्ड रेंज। सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बताई थी वो है कोडोमेन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज कोडोमेन। कोडोमेन किसको बोलते हैं, कोडोमेन हम कहते हैं अगर इफ फंक्शन इज डिफाइंड, ऐसे लिखते हैं, इफ आई विल राइट इफ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम, इफ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम set A to set B, set A to set B, then the entire set B is called, then the entire set B is called कोडोमेन। ये डेफिनेशन बिल्कुल जो रिलेशन में हमने पढ़ी थी, इसका कोडोमेन। जो हमने रिलेशन में पढ़ा था कि अगर कोई रिलेशन है ए से लेकर बी तक तो बी सेट को कोडोमेन कहते हैं, और अगर कोई फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी तो इसको क्या कहते हैं, सेट बी को कहते हैं कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। तो अब अगर डायग्राम के लिए देखोगे आप कोडोमेन में, सपोज मैं यहाँ पे वेन डायग्राम जो हमने इससे पहले भी देखी, और ये सेट बी है, तो 1 2 3 एलिमेंट्स थे, यहाँ 2 3 4 5 एलिमेंट्स थे, 1 2 से रिलेटेड, 2 3 से रिलेटेड, 3 4 से रिलेटेड, दिस वाज द फंक्शन। ये x के वैल्यूज थे और ये y के वैल्यूज, यानी ये आउटपुट्स, ये इनपुट्स। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे, रेंज क्या थी, रेंज थी ना 2 3 4 सेट, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है ना पूरा सेट बी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि रेंज जो है, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, कह सकते हैं ऐसा, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। हाँ, अगर यहां 5 नहीं लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कभी रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नोट लिखना अलग से कि रेंज ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी इसका पार्ट होता है, कोडोमेन का पार्ट। अच्छा, और एक चीज, अगर मैं कभी फंक्शन लिखता हूं, फंक्शन ऐसे
कोई सिंबल बनाते हैं, फंक्शन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो सेट ए के वैल्यूज जो होंगे वो इनपुट्स कहलाएंगे, सारे के सारे वैल्यूज इनपुट्स, यानी ये डोमेन है। और बी के जो वैल्यूज हैं वो कोडोमेन कहलाएंगे, क्योंकि उसी में आएगा रेंज। सो सेट बी जो है दैट इज कोडोमेन। ये रेंज नहीं कहलाएगा, रेंज इसी का पार्ट होगा। जरूरी नहीं है रेंज और कोडोमेन सेम हो, इस केस में रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है। हाँ, अगर मैं ये चीज हटा दूं, अगर 5 नहीं लिखेंगे तो हम कह सकते हैं रेंज और कोडोमेन इक्वल है। अच्छा, इसके बाद और एक चीज यहां पे, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इज हियर, दैट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं नंबर 4, दैट इज प्री इमेज एंड इमेज। प्री इमेज एंड इमेज, प्री इमेज और इमेज फंक्शन की, प्री इमेज एंड इमेज। प्री इमेज और इमेज किसको बोलते हैं? हम कहते हैं प्री इमेज, देखो किनको, जो फंक्शन का इनपुट आता है, जैसे यहां इनपुट्स क्या है 1 2 3, या ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स को ही प्री इमेज कहते हैं और ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट्स को ही इमेज कहते हैं। यानी ये जो है यहां पे, ये जो है यहां पे ये वाले एलिमेंट्स कौन से 1 2 और 3, इनको कहेंगे दे आर प्री इमेज। ये वैल्यूज क्या है? ये वैल्यूज प्री इमेज। और जो ये आउटपुट के वैल्यूज है यहां, इनको क्या कहेंगे? दे आर इमेज। अब आप बोलोगे सर प्री इमेज और डोमेन में क्या फर्क है? हाँ, हम कहते हैं डोमेन इज सेट ऑफ प्री इमेज एंड रेंज इज सेट ऑफ इमेज। तो आप ऐसे लिख सकते हैं प्री इमेज और इमेज की डेफिनेशन। ये क्या राइट? प्री इमेज ऑफ ए फंक्शन, इट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ, प्री इमेज किसको बोलते हैं? इट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ परमिसिबल इनपुट्स टू द फंक्शन। और इमेज कैसे डिफाइन करते हैं? इमेज ऑफ ए फंक्शन इज डिफाइंड एज सेट ऑफ, नहीं गलत लिखा आपने, प्री इमेज वापस लिख लो। प्री इमेज इज डिफाइंड एज इनपुट्स, परमिसिबल इनपुट टू द फंक्शन इज कॉल्ड इन प्री इमेज। परमिसिबल इनपुट टू द फंक्शन इज कॉल्ड प्री इमेज। सेट नहीं लिखना है, सेट ऑफ परमिसिबल, वो तो डोमेन हो गया। परमिसिबल इनपुट टू द फंक्शन इज कॉल्ड प्री इमेज एंड आउटपुट ऑफ द फंक्शन फॉर पर्टिकुलर इनपुट इज कॉल्ड इमेज। आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड इमेज। तो एक नोट में आप लिख सकते हैं, नोट फॉर्म में, डोमेन इज, नोट क्या लिखोगे आप? डोमेन इज सेट ऑफ प्री इमेज, रेंज इज सेट ऑफ इमेज। तो ये नोट आप लिख लेना, डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ प्री इमेज, और रेंज क्या होता है? सेट ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। फंक्शन का इंट्रोडक्शन हमने देखा, फंक्शन किसको बोलते हैं, उसकी डोमेन, ठीक है, ये ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, रिप्रेजेंटेशन देखी, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स डोमेन, कोडोमेन, रेंज। ठीक, तो ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन था फंक्शन के बारे में। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन देखेंगे। अच्छा, मैं यहां पे एक क्वेश्चन दिखाता हूं, एक क्वेश्चन में लेता हूं यहां। सपोज क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन। आपको बताना है इसमें से फंक्शन कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज फंक्शन, इनमें से कौन सी रिलेशन फंक्शन है। पहला, अगर मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं ऐसे, एक ऑर्डर्ड पेयर है 1, 2, 2, 3, 2, 4, क्या ये फंक्शन होगा? सेकेंड, इस पे मैं लिख रहा हूं 1, 1, 2, 3, 3, 3, क्या ये फंक्शन होगा? थर्ड एग्जाम्पल, एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं x, y such that y is equal to x square, x belongs to रियल नंबर। क्या ये फंक्शन है? इनमें से कौन सा फंक्शन है? फोर्थ, x, y such that
देखो मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखा, इफ a इज इक्वल दिस सेट एंड b इक्वल टू 4 5 6 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, जस्ट चेक इट आउट। देखिए क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूं मैं कि 1 5 से रिलेटेड है, 2 6 से रिलेटेड है, 1 5 2 6 और 2 4 से रिलेटेड है। पहला तो मैंने ये बनाया, दूसरा मैं बना रहा हूं 1 4 से रिलेटेड, 2 5 से रिलेटेड, ठीक है। यहां 3 1 5 2 4 और एक लिखते हैं यहां मैं लिख रहा हूं 3 6 और है 1 4 2 5, ठीक है 1 4 2 5, then it is 1 4 2 5 and 2 6, 1 4 2 5 and one more is here, हाँ 1 4 2 5, कितना ही लेते हैं 1 4 2 5, ठीक है। आपको पता नहीं वैसे फंक्शन कौन सा है, और ये जो है y इक्वल एक्स स्क्वायर, इसमें हम डिफाइन करेंगे ऐसे, वेयर x क्या है, x बिलोंग्स टू सेट A, y बिलोंग्स टू सेट B। तो बताइए क्या पहला और दूसरा, फिर मैं देखता हूं चौथा पार्ट, क्या पहला फंक्शन है। देखिए 1 5 से रिलेटेड हो गया, 1 5 से रिलेटेड, 2 6 से रिलेटेड, 2 6 से रिलेटेड, लेकिन 2 4 से भी रिलेटेड है। तो अब देखो यहाँ पे 2 6 से भी रिलेटेड, 2 4 से भी रिलेटेड, क्या ये फंक्शन होगा? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का वो हम क्या फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेट होने चाहिए लेकिन एक ही के साथ। क्या सारे रिलेट हो रहे हैं? 1 भी रिलेट हो रहा है, 2 भी रिलेट हो रहा है और 3 भी रिलेट हो रहा है, लेकिन 2 2 के साथ रिलेट हो रहा है। किस किस के साथ? 2 6 के साथ और 2 4 के साथ रिलेटेड है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, इट्स नॉट ए फंक्शन। क्या यहां पे फंक्शन है? देखो 1 4 से रिलेटेड, 2 5 से, क्या सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है? नहीं, सारे एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं होगा। थर्ड एलिमेंट आप देखो, थर्ड पार्ट, ये क्या लिखा है, x, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर। क्या x के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे? सपोज x अगर मैं दूंगा 1, आप पता है आप वेन डायग्राम बना सकते हो, फिर आपको पता चलेगा y इक्वल एक्स स्क्वायर में जब मैंने x का वैल्यू 1 दिया तो 1 का स्क्वायर मिलता है कहीं? नहीं मिलेगा। अगर मैंने x का वैल्यू 2 दिया, 2 का स्क्वायर, हाँ 2 का स्क्वायर है 4, तो यानी सिर्फ इसमें सिर्फ 2 रिलेटेड है। कौन सा? क्योंकि मुझे अगर मैं डायग्राम बना लूं, ऐसे अगर डायग्राम बना लूं, यहाँ पे पहला एलिमेंट यहाँ सेट है 1 2 3, दूसरा है 4 5 6, तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना लूं, 1 रिलेटेड होगा किसी के साथ? नहीं, सिर्फ 2 रिलेटेड होगा 4 के साथ, 3 में रिलेटेड नहीं होगा। इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं। उसके बाद मैं डिफाइन कर रहा हूं x, y सच दैट जो y है दैट इज इक्वल टू, या ऐसे लिखेंगे, ये मैं ऐसे लिखूंगा, y जो है वो है x प्लस 3, और व्हाट इज x? x बिलोंग्स टू सेट A, y बिलोंग्स टू सेट B। अब बताइए क्या यहाँ पे फंक्शन होगा? अगर मैं x की जगह 1 रख रहा हूं तो 1 प्लस 3 4, हाँ 1 रिलेटेड हो रहा है 4 के साथ। अगर मैं x का वैल्यू 2 रख रहा हूं, 2 प्लस 3 5, हाँ 2 रिलेटेड हो रहा है 5 के साथ। अगर मैं x का वैल्यू 3 रख रहा हूं, 3 प्लस 3 6, यानी सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है और हर एक ही इमेज है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये फंक्शन है। वो 3 फंक्शंस नहीं है लेकिन ये फंक्शन है। हमें सिर्फ 2 ही चीजें देखनी होती है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है और हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो ही हम कह सकते हैं ये फंक्शन है, देन इट इज कॉल्ड अ फंक्शन। तो एक छोटा सा एक नोट हम लिख सकते हैं ऐसे, वी कैन राइट लाइक दिस, फंक्शन ऐसे लिखेंगे, डेफिनेशन एक मैं कह रहा हूं फंक्शन की, और एक फंक्शन इज अ रिलेशन, function is a relation, function is a relation in which, function एक relation है जिसमें in which every pre-image, जो भी pre-image है, in which every pre-image has a unique image, every pre-image has a unique image, हर एक pre-image की एक ही इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए।
एवरी प्री इमेज इज अ यूनिक इमेज, वही हो गया ना, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था फंक्शन का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी रिप्रेजेंटेशन। आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, वो भी थोड़ा सा नॉन स्कूल गोइंग ने पढ़ा है, तो सेकंड लेक्चर उस पर हो जाएगा।